चलिए देखिए हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? solubility of gas in any liquid solubility of gas in any liquid is directly proportional to pressure applied to the gas। जितना ज्यादा आप गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गैस उस लिक्विड में उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा। इधर ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए इसको आप। चलिए देखिए, ये आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर नहीं, सिलेंडर। हाँ, और यहाँ पर अभी आपके पास है पिस्टन। क्या बोलते हैं? पिस्टन। जैसे सुई देने वाला सिरिंज होता है ना, या होली खेलने वाला पिचकारी, इसी तरह का होता है। अभी इसके अंदर इतना जगह है, पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे अगर खींच करके तो और ये ऊपर जाएगा पिस्टन, तो इसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब समझो जरा, अभी पिस्टन जो है इसमें हमने वेट रख दिया। वेट मतलब लोहे का बटखरा समझ लो, रख दिया 5 केजी का, 10 केजी का, जिस वजह से पिस्टन नीचे की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हमने इसमें वेट रख दिया, वेट W, और वेट रखने से पिस्टन नीचे की तरफ दब गया। अब समझो सर, ये कह रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वाटर, और इसमें गैस भी भरा हुआ है। 1 लीटर वाटर है और 1 लीटर आपके पास गैस भरा हुआ है। देखिए ये गैसियस पार्टिकल है। गैसियस पार्टिकल लाइट होता है, लाइट, लाइट मतलब हल्का। तो गैसियस पार्टिकल जो है वो सब यहाँ पर है। ये है ऊपर वाला गैसियस पार्टिकल, और ये जो नीचे वाला है वह है लिक्विड। अब आपने क्या किया, 1 लीटर लिक्विड और 1 लीटर गैस को रहने के लिए आपने जब जगह दिया था, इतना जगह, तो लिक्विड भारी होने के कारण नीचे सेटल डाउन है और गैस ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब इसमें से आपने कुछ भी बाहर नहीं निकाला है। 1 लीटर लिक्विड और 1 लीटर गैस को रहने के लिए पहले आपने इतना जगह दिया था, अब आप इतना जगह दे रहे हैं, जगह कम कर दिए हैं। तो क्या होगा कि जो लिक्विड था वो लिक्विड तो रहेगा ही, लिक्विड ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं होगा, लेकिन जो गैसियस पार्टिकल्स होंगे जो अलग थे, क्योंकि उनको रहने के लिए अब अलग से जगह नहीं मिल रहा है, तो वो लिक्विड के पार्टिकल गैस के साथ जाकर के मिक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। जब ढक्कन लगा हुआ रहता है, यानी जब तक अंदर में प्रेशर ज्यादा रहता है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के साथ अच्छे से घुला मिला हुआ रहता है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ढक्कन खोलने का मतलब आपने प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर जैसे ही कम करते हैं तो जो घुला हुआ गैस था प्रेशर की वजह से घुल रखा था, आपने जैसे ही प्रेशर कम किया वो सारा गैस बाहर हो जाता है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि यदि किसी गैस को लिक्विड में घोलना है तो जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपने यहाँ के मुकाबले वॉल्यूम क्या किया? कम कर दिया। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा संबंध है जी? इनवर्स का रिलेशन होता है। जैसे हम कल बताए थे, पानी का पाइप है, उसके मुंह को
कम कर दीजिएगा, उसके डायमीटर को कम कर दीजिएगा, वॉल्यूम कम कर दीजिएगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। और जब पूरा मुंह खोल दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम क्या कर दिए, कम, यानी आप वॉल्यूम घटा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, गैस का बढ़ जाएगा। वही चीज तो कहने का मतलब है। आपको डायग्राम दिया गया बनाने के लिए, देख करके वो भी आप नहीं बना पाए। अगर आपको लगता है कि दोबारा फ्रेश बनाने की जरूरत है तो इस तरह से स्केच करिए। क्या आप बनाइए, क्या हमको समझ में, क्या इसमें आएगा हमको बताइए, क्या हमको समझ में। और हम 70 साल के बूढ़े हैं, आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, हमको क्या समझ में आएगा। अरे कॉपी चेक करने वाला 70 साल का ही होगा, उसको क्या समझ में उसको आएगा आपका, क्या आप वाटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझेंगे, 70 साल का व्यक्ति आपकी भावनाओं को क्या समझेगा। तो आप खुद समझिए ना, आपको खुद समझ में आ रहा है कि आप क्या बनाए। अगर आपको समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। चलिए फोटो ले लीजिए, इसका बाद में बनाना होगा तो बना लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में बनाइएगा फ्रेश, बाद में बना लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए, वहां फोटो ले लीजिए। अरे पिस्टन को थोड़ा लंबा करो ना, इसको इसको बना रहे हो तुम, इतना ऐसे बना रहे हो, ऐसे जैसे लग रहा है कि क्या है ये। इसको ऊपर तक जाने दो ना, पिस्टन ऊपर नीचे होगा भाई, ये रॉड है, पिस्टन रॉड है, डर क्यों रहे हो। चले अब आगे, तो हेनरीज लॉ हो गया। तो कल के क्लास में क्या बताया गया था, स्टेटमेंट 1 यहां तक हो गया था क्या। At a constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure applied to the gas। और ये डायग्राम स्केच करना था, ये वाला आपने ये वाला चूज किया था, इसको आपने बनाया था। तो आप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि यहाँ लिक्विड है, यहाँ खाली ये नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लू है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ पर ब्लू में लाल लाल गैसियस पार्टिकल है, पहले ऊपर था बाद में नीचे में कम था, जब प्रेशर अप्लाई किए तो लाल वाला पार्टिकल इसमें ज्यादा घुल गया। वही चीज ना समझाया जा रहा। चलिए आगे लिखिए, देखिए हेनरी का 2 स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी लिखिए, स्टेटमेंट 2 करके हेनरी का दूसरा स्टेटमेंट भी लिखिए। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरीज लॉ में ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। हेनरी के 2 स्टेटमेंट हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है कि कोई भी गैस लिक्विड में कितना घुलेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि प्रेशर कितना ज्यादा है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो फूक फूक करके पीते हैं, है ना, तो फूकने से प्रेशर मुंह से आता है और उसी प्रेशर से वो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है। यहाँ पंखा के नीचे गर्म दूध रखेंगे जल्दी से ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के हवा में प्रेशर ज्यादा है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट 1 कल लिखे थे आप, स्टेटमेंट 2 आज लिख रहे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है समझाते हैं, पहले लिखिए। बस इतना ही लिखना है यहां तक, बस ऊपर वाला सिर्फ लिखना है। अभी रेड पेन से ऊपर जितना है सारा लिखना है। ये एक्स नहीं लिखा हुआ है, पता है ना आपको, मोल फ्रैक्शन का बात हो रहा है। मोल फ्रैक्शन मतलब काय, इसको काय पढ़ा जाता है, काय।
CHI काय, KH को कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये इनटू में है ना, कैसे लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू KH इंटू काय, ऐसे लिखा हुआ है। हो गया, आप समझाएं। अब देखिए क्या कह रहा है, समझो जरा, इस बात को फील करना। अब सर ये क्या कह रहे हैं, समझ लीजिए, समझिए जरा। देखिए आपको पता है कि सॉल्यूशन दो चीजों के मिलने से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तब बनता है सॉल्यूशन। अब समझिए जरा, ये जो आपके पास कंटेनर है, इसमें आपके पास है सॉल्यूट के पार्टिकल। ये जो स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और यहाँ पर आपके पास दूसरा कंटेनर है, इसमें आपके पास है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। मान लीजिए इसमें वाटर हो सकता है, और इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। और इन दोनों को मिलाकर जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूशन बनेगा। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे? दोनों के पार्टिकल, क्योंकि दोनों का मिश्रण है, तो इसमें सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे और सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे। क्योंकि सॉल्यूट उसको कहते हैं जो कम मात्रा में होता है ना, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो ज्यादा मात्रा में होता है। इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाए हैं। जो पिंक वाला है वो सॉल्वेंट है और जो व्हाइट वाला है वो सॉल्यूट है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट होगा, पिंक वाला सॉल्वेंट, और व्हाइट वाला कम मात्रा में होगा। अब एक बात समझिए, पार्शियल प्रेशर शब्द का मतलब समझिए। पार्शियल शब्द पार्ट से बना है, इससे बना है पार्ट, पार्ट शब्द से बना है पार्शियल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस दीवार पर जो प्रेशर अंदर से लग रहा होगा, अंदर से जो दीवार पर प्रेशर लग रहा होगा पार्टिकल का, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? पार्टिकल अगर है तो प्रेशर तो लगा रहे होंगे, निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर ये दीवार नहीं रहता तो क्या ये पार्टिकल यहाँ जमा रहता, स्टोर रहता, सब बाहर निकल जाता। अगर हम एक गिलास में पानी रखे हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर से दीवार पर प्रेशर लगा रहे होंगे कि नहीं, गिलास के दीवार पर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये प्रेशर लगा रहा होगा। अब यहाँ बताओ प्रेशर कौन लगा रहा होगा, पिंक वाला कि व्हाइट वाला कि दोनों? दोनों। ज्यादा कौन लगा रहा होगा? कैसे? क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। तो वही कहता है इसमें जिसकी संख्या ज्यादा होगी, इसमें क्या है, कुछ पार्टिकल ए के भी हैं, इसको ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं। कुछ पार्टिकल ए के भी हैं और कुछ पार्टिकल बी के भी हैं। तो ज्यादा प्रेशर कौन कितना लगा रहा होगा, ये किस बात पर निर्भर कर रहा है कि उसकी मात्रा कितनी है। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसकी वजह से प्रेशर भी क्या लगेगा, जिसकी मात्रा कम होगी उसकी वजह से क्या लगेगा, प्रेशर। हम आप सबसे कहें कि बाबू इस दीवार को धकेलना है जी, सब कोई को मिलकर दीवार को धकेलना है जी, कह रहे धकेल मत देना, ये फॉल्स है। तो अब बताइए इस क्लासरूम में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, है कि नहीं है? ज्यादा मात्रा में बॉयज है, बॉयज सॉल्वेंट है, यहाँ पर गर्ल्स की मात्रा गिने चुने हैं, कम है। इसका मतलब गर्ल्स यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट। कलर उल्टा हो गया पर कोई बात नहीं, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि हर लड़की को पिंक ही पसंद हो, जरूरी नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं। और ऐसा भी नहीं कि सभी लड़कों को
ब्लैक ही पसंद हो, किसी को पिंक भी पसंद आता है। हाँ, पॉइंट ये भी है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलो खैर कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। क्या हो गया? हाँ, खैर अब मुद्दे पर आते हैं। तो ज्यादा प्रेशर कौन लगा रहा होगा? बॉयज। अच्छा, बॉयज की वजह से जो प्रेशर दीवार पे लग रहा होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉयज, और लड़कियों की वजह से जो दीवार पे प्रेशर लग रहा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गर्ल्स। और हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉयज प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गर्ल्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर ऑफ द क्लासरूम। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो इसका मतलब क्या हुआ? यही बात ये कह रहा है। अब जरा पढ़ो इसको, क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो कौन से कंपोनेंट की वजह से कितना प्रेशर लगेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस कंपोनेंट के मोल का फ्रैक्शन कितना है। मोल मतलब पार्टिकल, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर लगेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल कम होंगे तो उनकी वजह से प्रेशर भी क्या लगेगा? कम लगेगा। किसी एक कंपोनेंट की वजह से लगने वाले प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, और किसी एक कंपोनेंट के पार्टिकल की संख्या को मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं। नहीं, लड़कों की जो संख्या है उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, लड़कियों की जो संख्या है बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। लड़कों की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉयज, और लड़कियों की वजह से जो प्रेशर लगेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गर्ल्स। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। नहीं समझ रहे हैं? समझ गए? तो ये बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? ये तो हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से न्यूमेरिकल जैट में तो नहीं पूछा जाता है, पर सीबीएसई में पूछा जाता है, पर फिर भी हम आपको यहाँ पर सवाल कराएंगे। अब नोट करके आगे बात लिखना है। यहां से क्या क्वेश्चन घुमा सकता है आपको, नोट करके आगे लिखिए। रुको रुको, जो आपने लिखा है उसके नीचे ये डायग्राम स्केच कर लीजिए। अलग अलग कलर से दिखाइए, सॉल्यूट सॉल्वेंट, दो अलग कलर से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें सॉल्यूशन में दोनों के पार्टिकल मौजूद है। अगर आप दो कलर आपके पास नहीं है तो फिर ये डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास दो कलर का पेन नहीं है तो ये डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं है। एक दूसरा उपाय हो सकता है कि आप इसके पार्टिकल को गोल दिखा दीजिए, इसके पार्टिकल को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दिखा दीजिए, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। हो गया भाई? चलिए, यहाँ पे दिखाइए प्रेशर को एग्जर्ट होते हुए, प्रेशर लग रहा है वॉल के अंदर, उसको भी रिप्रेजेंट करिए। यहाँ जो प्रेशर लग रहा है व्हाइट वाले पार्टिकल की वजह से भी लग रहा है, पिंक वाले की वजह से भी लग रहा है, और इसी प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जा रहा है।
चलिए अब इसके बाद आगे लिखिए नोट करके, नोट, हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट ऑफ एनी गैस, लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी इन एनी लिक्विड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपने लिख रखा है, कल के क्लास में आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इसको लिख रखा है, इसलिए इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको लिखिए नोट करके, हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट ऑफ एनी गैस, लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी इन एनी लिक्विड। Higher the value of Henry's constant of any gas, comma, lower will be its solubility in any liquid. अरे तेज हाथ चला लो भाई, ये हो गया नोट। इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक प्रीवियस ईयर सवाल लेते हैं, इसको नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। सवाल लेते हैं यहां से, आइडेंटिफाई which gas is more soluble in liquid। पहले मेरे को लिखने देंगे, जब मैं कह दूंगा लिखिए, कॉपी करिए, बताइए, तब आप करिएगा। पहले रुको, आपके पास 4 गैस दिया गया है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी। ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको पूछा है कि इन चारों में 4 गैस दिया है, गैस ए, गैस का नाम नहीं दिया है, रैंडम कोई भी गैस हो सकता है, गैस ए, गैस बी, गैस सी और गैस डी। और सभी चारों गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है। आपने यहां पर अभी पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा, हायर द वैल्यू ऑफ, यहां पे आपने क्या पढ़ा, हेनरीज कांस्टेंट केएच को कहते हैं। और डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। और क्या कहता है, जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोअर। उल्टा, अगर हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ 4 गैस, यानी आपसे थ्योरी में आपसे पढ़ाया गया जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। अब यहाँ पर आपको 4 गैस दिया है और चारों का हेनरीज कांस्टेंट दिया है, और पूछता है कि ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सा गैस घुलेगा। जिससे पूछेंगे भाई जवाब देगा, रुपेश आप खड़े होइए, खड़े होइए, बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सा गैस घुलेगा। कोई उनको कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पर 4 गैस आपको दिया गया है ना, और 4 गैस में पूछा गया है कौन से गैस का घुलने की क्षमता ज्यादा है, सी का सबसे ज्यादा है। क्यों, सी कौन बता दिया आपको, सी अपने से बोलेगी, कोई दूसरा कोई बताया, सी जवाब आप अपने से दिए, किसी का सुन के दिए, बोलो ना, कुछ नहीं बोलता, सुन के दिए। अरे गलत बोलो, क्या होगा, सर है बे, तुम्हारे दोस्त है भाई, तू मेरा यार है यार, तू मेरा करेजा है रे, बोलो तो तुम। कौन बोला, बोलो, डरता क्यों है, बोलो। अपने से बोले कि कोई दूसरा कोई जवाब दिया, अपने से बताए कोई दूसरा कोई बोला, सुन के बोले यस सर। तब सुन के बोला तो फिर कारण कहाँ से बता पाओगे, बैठ जाओ तब, बताओ। कल क्लास आप नहीं आए थे, बताइए बाबू, खड़े होइए। हाँ, इन चारों गैस, उसको कुछ नहीं बताइएगा, उसको बोलने दीजिए, सीखने दीजिए, दुश्मन मत बनिए उसके। इन चारों गैसेज में कौन सा गैस सबसे अधिक लिक्विड में घुलेगा, सी। वेरी गुड, क्यों घुलेगा सी, क्या कम है,
क्या बोलते हैं उसको? सर तो बार बार कह रहे हैं केएच बोलो, हेनरीज कांस्टेंट बोलो। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी सॉल्युबिलिटी कम नहीं पूछा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा पूछा है, यानी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगा? जब हेनरीज कांस्टेंट कम होगा। तो जिसका हेनरीज कांस्टेंट सबसे कम होगा, सबसे कम किसका है? सी का। तो सबसे ज्यादा कौन भूलेगा? सी। नहीं समझे? तो सवाल लिखिए और सॉल्यूशन यहां से लिखिए। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? गैस सी। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इधर है और सॉल्यूशन इधर है। इधर सवाल है लेफ्ट में, राइट में सॉल्यूशन है। अरे उसको बंद करो, बहुत आवाज करता है जी। इसका प्लग निकाल दो थोड़ा देर के लिए। हाँ नहीं, कौन आवाज करता है? पीछे वाला ना? अच्छा बाहर से आ रहा है क्या? छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा पंखा बंद करके देख लेते हैं ना। बंद करो। नहीं आवाज बाहर से आ रहा है। ऑन कर दो, ऑन कर दो। चलिए हो गया क्या यहाँ तक? चले आगे आप। सॉरी। अब बात यह हुई, चलो हेनरीज कांस्टेंट तो हमको समझ में आ गया। अब हेनरीज कांस्टेंट समझ में आ गया ना? उज्जवल क्या समझ में आया हेनरीज कांस्टेंट से? बाबू आपको खड़े होइए बताइए। मतलब हेनरीज लॉ से क्या समझ में आया? ठीक है, और हेनरीज लॉ से क्या समझ में? मतलब हेनरीज लॉ क्या कहता है प्यारे? टेम्परेचर से पहले देना हेनरीज लॉ है ये नहीं है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, हाँ किसी भी गैस को जितना ज्यादा प्रेशर देंगे वो गैस उस लिक्विड में उतना ज्यादा घुलेगा। बैठिए। हाँ ध्रुव आप बताइए तो हेनरीज लॉ से आप क्या सीखे? हाँ हेनरीज लॉ से क्या सीखे आप? क्या सीखे बताइए? हेनरीज लॉ क्या कहता है बालक? अरे यार सबको एक करके बताते रहे प्यारे, खड़ा कर करके एक बार में पूछे, इसीलिए क्यों पूछे? अभी 1 घंटे से हेनरी लॉ पढ़ा रहे हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन भी दिए, फिर एक बच्चे से पूछ के क्लियर कराए पूरे क्लास को, फिर तुम अपने जवाब नहीं दे पा रहे हो। इतने तो कमजोर नहीं हो तुम, मतलब तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। भाई हेनरीज लॉ क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम गर्म चाय पीते समय मुंह से फूक फूक कर पीते हैं, क्योंकि हम फूकते इसलिए ताकि मुंह से एयर प्रेशर में जाए और उस लिक्विड में घुलकर जल्दी से ठंडा हो। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जब भी आप किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलना चाहते हैं तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिएगा उस गैस पर, वो लिक्विड में जाकर उतना ही तेजी से घुलेगा। बस इतनी सी बात है। नहीं, बैठ जाइए। अभी आप ही लोग दोनों लास्ट में रडार में है बाबू, है ना? अगला सवाल आप लोग से होगा, ध्यान से रहिएगा। चलिए अब हम जो हेनरीज लॉ पढ़ तो लिए, पर इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, हमारे जीवन में कहीं काम भी आता है कि नहीं आता है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल। हेनरीज लॉ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इस्तेमाल है? तो देखिए हेनरीज लॉ पहला तो आप समझ में आ गया। जरा पहला पॉइंट पढ़ो तो जरा। इधर देखो नयाजू, लिखते मत रहो, पहले समझो।
हेनरीज लॉ का पहला एप्लीकेशन तो समझ में आ गया। हेनरीज लॉ का पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया, क्या है? ये तो समझ में आ गया कि जब आप किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में डालते हैं तो हाई प्रेशर में डालते हैं और उसके बाद बोतल को सील कर देते हैं। हाई प्रेशर में डालकर बोतल को सील करते हैं सो दैट कोल्ड ड्रिंक के मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड स्टेट में है उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से घुला मिला हुआ अंदर तक रहे, और नहीं तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, यही वाला बात होगा। अगर प्रेशर में नहीं डालिएगा तो गैस ऊपर रहेगा और कोल्ड ड्रिंक नीचे रहेगा, तो फिर डाले काहे थे? खराब होने से थोड़े ना बचा पाएगा। अगर खराब होने से इसको बचाना है कोल्ड ड्रिंक को, तो ये वाला गैस अंदर तक घुला हुआ रहेगा तब ना इसको खराब होने से बचाएगा। तो खाली डालने से नहीं होगा, डाल करके अप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर। तो यही बात वो कह रहा है। सही बात कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है। दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं स्कूबा डाइवर्स। क्या कहते हैं? स्कूबा डाइवर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं गोताखोर। अक्सर आपने डिस्कवरी चैनल्स में इसको देखा होगा आपने। कोई किए भी हैं क्या? ये कोई किए भी हैं? नहीं कहिएगा, जब आप लोग इंजीनियरिंग करने के बाद बैंगलोर वगैरह जाइएगा जॉब में, तो कभी कभी आप लोग सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा तो जाइएगा, तो वहाँ ये सब कीजिएगा आप लोग। तो जब वहां जाइएगा, देख रहे हैं ये कितना सारा सिलेंडर लोड करके गया है अंदर। देखिए पानी के अंदर एक बात महसूस कीजिएगा, अभी हमारे चारों तरफ यहाँ पर हवा है तो उतना दबाव हमारे शरीर पर कम होगा, लेकिन अगर हम समंदर या तालाब के अंदर जाएंगे, गहराई में जैसे जैसे जाते जाएंगे, तो ऊपर से चारों तरफ से हमको कौन घेर के रखेगा? पानी। तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पर हम 1 एटीएम प्रेशर में है, वहां हो सकता है 250 एटीएम प्रेशर, 300 एटीएम प्रेशर पर है। इसलिए पानी जहाज की जो बॉडीज बनाई जाती है, पनडुब्बियों की बॉडीज बनाई जाती है, बहुत स्ट्रांग बनाई जाती है ताकि चारों तरफ से पानी का प्रेशर से फट न जाए। अगर दब जाएगा, पानी का दबाव से दबेगा, तो उसके अंदर जो घुसा होगा वो दब के मर नहीं जाएगा उसके अंदर। इमेजिन कीजिए कि पनडुब्बियों को जो बनाया जाता है, जो 6-6 महीना साल भर तक पानी के अंदर ही रहता है, 6 महीना तक एक बार भी बाहर नहीं निकलता, सारा चीज 6 महीना स्टॉक उसके पास रहता है भाई, पूरा एक बार भी पानी से ऊपर नहीं आता है, और पानी के अंदर ही 6 महीने तक रहता है पूरा अंदर, खाना पीना रहना सब, ऑक्सीजन सब कुछ उसको मिलता रहता है। उसके बारे में रिसर्च कभी कीजिएगा तो जानिएगा। वो सिर्फ हमला से बचाता है, सब जगह चेक करता रहता है, बिना बाहर निकले दुश्मनों पर नजर रखता है अंदर से। तो ये क्या है, वो पूरे देश को, सभी देश के पास होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। आईएनएस विक्रांत नाम सुने होंगे आप लोग, इस तरह के जो आईएनएस होते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार स्कूबा डाइवर्स अंदर गया है। क्यों गया होगा सर ये अंदर? रिसर्च करने जाते हैं, नए नए स्पीसीज वनस्पतियों को समझने के लिए जाते हैं, मछलियों को ये करने जाते हैं, या कुछ अंदर खो गया तो उसको ढूंढने जाते हैं, या फिर पानी जहाज को व्हेल की मछली से या किसी चीज से दांत लगा दिया, या इंटरनेट का जो तार है वो डैमेज हो गया, उसको वेल्डिंग करने या ठीक करने के लिए ये इंजीनियर्स लोग उतरता है पानी के अंदर। क्या चीज कह रहे प्यारे? अरे तुम जब इंजीनियरिंग करेगा तो सब समझ में आ जाएगा प्यारे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिएगा, हम लोग जब पूरा 6 महीना हम लोग को वेल्डिंग सिखाया गया था, वो पूरा पानी के अंदर भी वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग, कई तरह का वेल्डिंग होता है। तो वो वेल्डिंग जो होता है वहां पर, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग नहीं होता है, यहाँ दूसरे तरह का वेल्डिंग होता है, बस सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट से होता है वेल्डिंग यहाँ पर। और एक छोटा सा कट को वेल्ड करने के लिए उसको 7 से 8 करोड़ रुपया मिलता है इसको, और इसका इंश्योरेंस होता है, जब ये पानी में उतरता है तो उसका इंश्योरेंस रहता है कि अगर ये गैस फटा, अगर ये मर गया तो उसके परिवार वालों को इतना पैसा मिले। तो खैर, अब आते हैं ये स्कूबा डाइवर्स के बारे में बात करें, तो ये जो सिलेंडर लेके गया है, गर्म पानी का बोतल नहीं है रही है। हाँ, ठीक है कि साला ठंडा ले गर्म पानी पी रहा है, नहीं, ये जो है इसमें गैस भरा हुआ प्यारे, और गैस मतलब ये वाला एयर नहीं है, या तुम ये भी मत सोचना खाली ऑक्सीजन लेके जाता है, ये भी नहीं सोच, क्योंकि हम लोग को सांस लेने के लिए खाली ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हमारे शरीर को चाहिए। आप हॉस्पिटल में देखेंगे ना, पाइपलाइन में 3 रंग का पाइप दिखाई देगा, ब्लू, पीला, देखे हैं? खाली एगो पाइप नहीं रहता है, 3 पाइप रहता है। इसका मतलब आपके बॉडी को ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी चाहिए और जरूरी गैसेज भी चाहिए। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, ये वाला जो हवा है, इसमें ना प्यारे 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स यही है, यहीं से नाइट्रोजन को सक करके, प्यूरिफाई करके और चिप्स के पैकेट में भरा जाता है।
गाड़ियों के टायर्स में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो वो भी यहीं से नाइट्रोजन लिया जाता है। इससे अच्छा सोर्स और नाइट्रोजन का क्या हो सकता है। आप नाइट्रोजन का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप यहाँ से हवा खींचिए, फ्री में मिलेगा, उसको खाली ठंडा करके प्यूरिफाई करके लिक्विड में अलग अलग कर लीजिए, नाइट्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग, ठंडा कीजिएगा ना इस गैस को, तो गैस को ठंडा कीजिएगा तो ये लिक्विड बन जाएगा। कितना ठंडा, -180 डिग्री, -170 डिग्री पर ठंडा करना। और अलग अलग तापमान पर जैसे जैसे लिक्विड बनता जाएगा, ऑक्सीजन अलग टाइम पे अलग, नाइट्रोजन अलग टाइम पे लिक्विड बनकर अलग होगा। और इस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बड़ी आसानी से आप अलग करके बेच सकते हैं। इसमें कोई पूंजी भी नहीं लगेगा, खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो ठंडा करने का सामान है, रेफ्रिजरेटर, बस वही, तो जीवन भर कमाते रहना। खैर, 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी हवा में यहाँ पर अभी मौजूद है। अनुपात पर ध्यान दीजिएगा, रेशियो पर ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन अभी कितना है, 78%, और ऑक्सीजन कितना है, 20%। अब आप सोच रहे होंगे 20% ऑक्सीजन, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है हम लोगों को? नहीं। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से ज्यादा होना चाहिए। अगर इस अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में खाली ऑक्सीजन भी अगर रहेगा ना, तो भी ये अर्थ नहीं रहेगा। सर क्या बोल रहे हैं, बात को समझिए। अगर एटमॉस्फेयर में खाली ऑक्सीजन रहे तो भी ये अर्थ नहीं सरवाइव कर पाएगा, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव गैस। किसी भी चीज के कंबसन के लिए ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर खाली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता तो ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, इसमें आग लग चुका होता, सब चीज जल के खत्म हो जाता, सूर्य की रोशनी की गर्मी से ही खत्म हो जाता जल कर। ऑक्सीजन को औकात में कौन रखता है, कंट्रोल में कौन रखता है? तो 78% नाइट्रोजन, इस 20% ऑक्सीजन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। देखिए प्रकृति कितना खूबसूरत चीजों को बैलेंस कर रहा है। नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए नहीं। दोस्त यार में भी क्या होता है, एक आदमी बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, उसको दोस्त कह रहे हैं बहुत तुम बात हल्ला करता है, शांत रहो हम बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पर भी वही है, ऑक्सीजन को कंट्रोल करके रखता कौन है, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। किसको कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव गैस है। क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि उसके पास दो दो लोन पेयर है। अरे बाबा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, कितना घट रहा है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, कितना घट रहा है, इसको भी 2 घट रहा है, इसको भी 2 घट रहा है, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन तो बन गया। लेकिन देखिए लोन पेयर कितना है, इसके पास 2, इसके पास 2। आपको पता है, बचपन से आप जानते हैं लोन पेयर में हाईली रिपल्सन होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है। तो लोन पेयर में रिपल्सन से अनस्टेबिलिटी आती है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल रहता है, इसीलिए वाइग्रसली रिएक्ट करता है। अब हम जो बोल रहे हैं आधा से ज्यादा समझ में आ नहीं रहा होगा, 11 तो कहीं सुना पढ़ा नहीं है, वो उसको क्या समझ में आएगा लोन पेयर क्या होता है। अब उसको हम लोन पेयर बैठा समझाते तो नहीं रहेंगे। खैर, तो अब देखो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ खाली ऑक्सीजन लेके नहीं जाते हैं, वो क्या लेके जाते हैं, ध्यान देना, कंपोजिशन पे ध्यान देना। नाइट्रोजन 56.2%, पहले नाइट्रोजन कितना था, 78, ज्यादा था, कम किया है, कम किया, कम का मतलब ऑक्सीजन से कम नहीं कर दिया है, पहले 78 से 56 किया है, और ऑक्सीजन कितना था, 20 से कितना कर दिया, 32, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ और बढ़ाने की क्या जरूरत है उसको समझो, फील करना जरा। यहां पर हम हैं तो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, जो हमारे लंग्स में जाके फिल्टर हो रहा है और फिर वो हमारे सेल्स तक हेमोग्लोबिन उसको लेके जा रहा है। कल ही ने बताए थे कि हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हेमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाता है। अब देखो एक हेमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन को लेके जा रहा है कि नहीं, एक हेमोग्लोबिन का एक पार्टिकल ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल को ले जा रहा है, 8 को लेके जा रहा है, और उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर रिएक्शंस कहाँ होता है, सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये क्या है,
अभी यहाँ पर आपको अभी आपने हेनरीज लॉ पढ़ा कि जब किसी गैस को आप लिक्विड में घोलते हैं और प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ज्यादा, तो वो गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होता है। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है ना जी, 1 atm है। तो यहाँ पर जब हम गैस को सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन को, तो हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड है ना, तो इसमें कम घुल रहा होगा एज कंपैरिजन टू जब हम पानी के अंदर जाएंगे। यार पानी के अंदर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक वाटर होगा। तो जब वाटर होगा तो वाटर का प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। इसका मतलब जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस जब आप इनहेल करेंगे तो वो आपके ब्लड में भी तो ज्यादा घुलेगा। अब जब ब्लड में ज्यादा घुलेगा, मान लो ये वाला हवा लेके जाओगे और तो 78% इसमें नाइट्रोजन है और 20% ही ऑक्सीजन है। अब ये वाला तुम हवा लेके जाओगे तो आपके ब्लड में ज्यादा घुलेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में घुला वो तो यूटिलाइज हो जाएगा ना, कोशिकाओं के द्वारा सोख लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। लेकिन इतना इतना नाइट्रोजन का हमारा शरीर क्या करेगा, कुछ नहीं। तो वो क्या रहेगा, ब्लड में अंदर तो घुला हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जैसे ही आप पानी से बाहर निकलेंगे 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, इमेजिन करिए, अब जैसे ही आप पानी से निकलकर समुद्र से ऊपर निकलकर सतह पर आएंगे, धरती पृथ्वी पर जब आप आएंगे, सतह पर जब आप आएंगे तो आपके शरीर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा था तो उस वजह से नाइट्रोजन ब्लड में ज्यादा घुला हुआ था। अब जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो प्रेशर कम होने की वजह से जो नाइट्रोजन ब्लड में घुला हुआ था, जिसका इस्तेमाल हमारे शरीर ने नहीं किया, वो नाइट्रोजन अब धीरे धीरे ब्लड को छोड़ने लगेगा कि नहीं छोड़ने लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो वो छोड़ने लगेगा। अब निकलने की चेष्टा करेगा कि नहीं करेगा, अब निकलने की जगह तो है नहीं, नसों में कहीं छेद तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, बबल्स क्रिएट कर देगा, ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, और जिससे क्या होगा, नस फूलकर फट जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसी बीमारी को, इसी प्रॉब्लम को मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, बेंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंड्स। तो जब आप स्कूबा डाइवर्स की ट्रेनिंग होती है तो आप ट्रेनिंग में करने जब जाएंगे तो वहां पर आपको फिर से हेनरीज लॉ पढ़ाया जाएगा और वहां समझाया जाएगा कि ये वाला हवा लेके नहीं जाना है। क्यों नहीं लेके जाना है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा पानी के अंदर उतरने से पहले इस बात को चेक करें कि आपके पास जो एयर सिलेंडर है उसमें कौन सा एयर है, कहीं एटमॉस्फेरिक एयर तो नहीं है। अगर एटमॉस्फेरिक एयर लेके अंदर चले गए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर तो ठीक है भैया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलिएगा तो आपका बचना मुश्किल। पानी में गोताखोर जब उतरता है तो इस बात को चेक करके उतरता है उसके कंटेनर में कौन सा गैस डाला गया है। समझ रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लोग ही उसमें उतरता है। हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, गधा आदमी सब चीज नहीं कर सकता। खैर, तो आपको समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। इस बात को नोट करिए यहां तक, फिर आगे बात करेंगे। सब बात लिखा हुआ है, बेंड्स क्या होता है, ये क्या होता है, सब समझा दिए आप। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में पहला लिखिए, दूसरा लिखिए।
आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया था क्या भरने के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए? नहीं, तो इसको अभी मैं दे रहा हूँ, आप इसको भर के मेरे को अभी तुरंत सबमिट करेंगे। इसमें सभी जो भी चीज डेटा मांगा गया है सब कैपिटल लेटर में फिल करेंगे, अपना नाम, अपना क्लास रोमन में, अपना रोल नंबर क्लास का, नहीं जानते हैं तो खाली छोड़ दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर। सब्जेक्ट क्या क्या है आपका, लोकल एड्रेस यानी हॉस्टल का नाम और कॉलोनी का नाम। एड ऑन का मतलब है कि आपने लाइब्रेरी या टेस्ट सीरीज के लिए आपने जो एक्स्ट्रा 1000 लग रहा था वो दिया है या नहीं। इसके अलावा बोर्ड कौन सा है, जैक है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सब इसमें टिक करना है। समझ में आ गया? इसको भर के अभी तुरंत फिल करके देंगे, साफ सुथरा, ओवरराइट नहीं करेंगे। सारा कुछ लिखना है उसमें, जितना बात लिखा गया है सारा लिखिए। नहीं, नोट उट नहीं लिखना है यहाँ पर। वो बेंड्स क्या होता है, आपको पढ़ने के दौरान मन में सवाल उठेगा कि ये बेंड्स क्या होता है, तो बेंड्स को समझाया गया है और एटमॉस्फेरिक एयर का कॉम्पोजिशन दिया गया है। मिला बाबू? इधर मिला? लीजिए, इसको भर के सबमिट करना है अभी तुरंत। आप लोग को मिला? लीजिए। जो आप इसमें भरिए, गलत भरिएगा तो गलत ही छप के आएगा। हाँ हाँ, इन बेंड्स वाला, बेंड्स क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, बेंड्स क्या होता है। नहीं, नोट उट नहीं लिखना है, नोट यहाँ पे है, एग्जाम में थोड़े आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस खाली बेंड्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हाँ, कहाँ जाना है? तो जाइए तब, रोज ऐसे ही जाइएगा तो कैसे होगा क्लास? टाइम चेंज करवा लीजिए। नहीं, 12th का रोल नंबर भरना है, नहीं जानते हैं छोड़ दीजिए, नहीं ऊपरी रोल नंबर मिला है तो खाली जितना है उतना भर के दीजिए। 11th का रोल नंबर नहीं भरना है, 12th का रोल नंबर भरना है जी, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए। जितना जानते हैं, हाँ, ब्लू ब्लैक किसी से भरिए, बस पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम पढ़ सके। लीजिए, जो सब्जेक्ट है वो टिक करिएगा। आपका एडमिशन हो गया बाबू? हाँ, तो भरिए उसको। रोल नंबर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम भर लेंगे फादर्स नेम देखकर। उधर दिए थे, नहीं मिला? बांटे बाबू इधर, नहीं मिला है, खत्म हो गया, तो आपको नहीं मिला, बस इधर दिए थे। लीजिए, मिला बाबू आप लोग को? चलिए भर के सबमिट करो। लिखो ना, कैसे बोले, कैपिटल में कभी भी फॉर्म भरते समय कैपिटल में लिखा जाता है, और साथ में मिस्टर, मिसेज, श्री, श्रीमती, मिस, ये सब नहीं लगाया जाता है। फॉर्म भरते समय बस खाली अपना नाम लिखा जाता है, पिताजी का नाम लिखा जाता है। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, भरो। एक बार समझता नहीं है तो क्या बोले। हैं? लोकल एड्रेस मतलब है यहाँ का एड्रेस, जो आपका हॉस्टल का नाम है और कौन सा कॉलोनी है। ये हो गया, दोनों सारा बात लिखा हुआ, डायग्राम बनाना नहीं है, फोटो, बस इतना तक हो गया ना। एक तीसरा पॉइंट भी लिखिए। नहीं हुआ था जी, जल्दी करो यार। मंजीत पांडे, दिव्य प्रकाश ठाकुर, आयुष साहू, नवनीत कुमार रवि, प्रशांत, खुशलाल, आयुष सिंह, दीपक सिंह, दिव्यांशु, उमर रजा, सैयद इंतखाब, अंजर, मनीष पांडे, वीरेंद्र पंडित, आयशा, अबू अर्श, अभिषेक कुमार, आयुष पाल। हो गया बच्चों यहाँ तक? चेंज करें स्लाइड?
कर दे। हुआ जी अमन सिंह? नहीं हुआ ये अभी तक है? अच्छा चलिए हो गया, स्लाइड चेंज करिए फिर। इसमें लिखिए अब तीसरा, इसके बारे में समझाते हैं एनॉक्सिया क्या होता है। उत्सव सिंह, शशि सिंह, उज्जवल सिंह, इंद्रजीत सिंह, वरुण वरुण विवेक यादव, साबिर अंसारी, हसनैन रजा, हुसैन आनंद, हर्ष कुमार ठाकुर, एमडी रेयान, बिलाल अंसारी, तरुण, सुधांशु, रुपेश यादव, ध्रुव सिंह, शहनवाज, सचिन महतो, पीयूष, आयुष। पीयूष आए हैं? नहीं, आप अभी कहाँ, दूसरे पीयूष हैं ये। आयुष, राहुल विश्वकर्मा, वीर सिंह, संगम, अंकुश, सागर, अंकित कुमार दास, अमन सिंह, मनीष दास, सचिन, गौतम, रेनू, पापिया, प्रशांत, प्रियदर्शी, आर्यन, आशिक, पवन, सोनू पंडित, रितेश यादव, ऋषभ, सत्यम, प्रियांशु महतो, सोनू प्रजापति, कुंदन सिंह, आशीष कुमार साव। आशीष साव का एडमिशन हुआ है 12th में? नहीं हुआ है अभी तक। विवेक मंडल, नीतीश, हिमांशु, सचिन रॉय, धीरज साहू, सोनू सिंह, विशाल, बबलू देव, सचिन कुमार यादव, अनुषा हुसैन, अभी कुमार गंजू, शिवम, नयाजुल, असजद, जकीउल्ला, जियान, श्याम सुंदर, शिवानी, रोशन यादव, अंशुमन कोठारी, अरहम मिनहाज, राजीव राजीव। अब बताइए किसका किसका अटेंडेंस नहीं हुआ? पीयूष, पीयूष का एडमिशन हो गया 12th में? नहीं हुआ है। हाँ और बताएं। जियान, जियान कौन है? आप है। जकीउल्ला, आपका क्या नाम है बाबू? असजद, असजद क्या हुआ असजद प्रिंस का जी? अच्छा ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। कॉपी क्या हुआ? हो गया। अच्छा अब देखो ये वाला समझो जरा, इसको समझा दें, 1 मिनट लगेगा, इसको भी समझ लो जरा क्या कहता है बेंड्स। अभी आप क्या देखे? अच्छा कभी आप लोग ट्रेन से कभी कहीं गुजरे होंगे या गए होंगे? देखो हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं इस क्लास में जो आज तक ट्रेन नहीं चढ़े होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। 12th के बाद आप बहुत सारा एग्जाम देने जाना पड़ेगा, कलकत्ता जाइएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी 12th क्लास तक ट्रेन नहीं चढ़ा था, तो कोई बड़ी बात नहीं, चढ़िएगा। उसके बाद ट्रेन ही ट्रेन चढ़ना है, फ्लाइट ही फ्लाइट चढ़ना है, डोंट वरी। समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, सब अपने आप सब समय पर होगा पहले। खैर जब आप ट्रेन से चलते होंगे तो वहां लिखता होगा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इसका मतलब इससे अनुमान लगता है कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अभी आपने क्या देखा कि जब समुद्र के अंदर आप गए तो चारों तरफ पानी था, तो प्रेशर क्या था? प्रेशर ज्यादा था यहाँ के मुकाबले की कम था? ध्यान देना क्या बोल रहे, लिखने मगन मत रहो, पहले समझ लो यार, बाद में भी लिखा सकता है, पहले समझ लो। सर क्या कह रहे हैं कि जब समुद्र की गहराई में आप प्रवेश करते हैं तो वहां पर पानी का दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। इसके ठीक विपरीत जब आप समुद्र तल से ऊंचाई पर उठते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जहां एरोप्लेन उड़ता है, वहां पे जब आप चले जाएंगे तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम, बादलों से ऊपर, बादलों से ऊपर। जैसे गिरिडीह कोई गया होगा, गिरिडीह में वो क्या है, जैन धर्मावलंबियों का क्या, पारसनाथ, लगेगा आपको बादल आपके चेहरे को छू रहे होंगे। कभी गए हैं आप लोग पारसनाथ? नहीं गए हैं? कभी जाइए 12th के बाद, कभी जाइएगा छुट्टी उट्टी में घूमने, अभी 3-4 दिन का छुट्टी है, जा सकते हैं। हाँ जिसका 3-4 भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे सैटरडे संडे, 2-3 दिन में आप, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 1000-1500 में घूम घाम के आ जाइएगा यार, 2000 है। पारसनाथ जाना चाहिए, घूमना चाहिए है। हाँ तो कभी कभी सब जगह घूमना चाहिए।
नया कुछ एडवेंचर सीखना चाहिए। खैर, तो सर क्या कह रहे हैं, जब समुद्र तल से आप जमीन की सतह से ऊपर उठेंगे तो आपका प्रेशर जो होगा ना, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। सुनो ध्यान से, क्या होगा? कम। नीचे जाएंगे समुद्र की गहराई में तो प्रेशर ज्यादा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम। अब सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या होगा। अब मान लीजिए आप पर्वतारोही हैं, अभी हम खड़ा करके पूछेंगे सवाल। अभी आप पर्वतारोही हैं, मान लीजिए माउंटेनियर्स हैं, आप मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने गए हैं, तो भी आपको अपने साथ सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। हम सिलेंडर बोल रहे हैं, तुम लोहा वाला सोच रहा होगा। अरे लोहा वाला सिलेंडर एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ा के नहीं चढ़ा पाते हैं हम लोग, तो पीठ में लाद के कैसे ले जाएंगे? वो कार्बन फाइबर का सिलेंडर जो लोहे से एकदम हल्का होता है, टीना से भी हल्का होता है, कार्बन फाइबर, और लोहे की तरह मजबूत होता है, फटता नहीं है कि नहीं गिर गया तो फट गया अब क्या करेंगे, फटता नहीं है इतना आसानी से। तो कार्बन फाइबर का सिलेंडर लेकर जाते हैं। चाहिए गोताखोर जो थे वो हल्का रहना चाहिए, भारी रहेगा तो कैसे तैरेगा, कैसे चढ़ेगा पहाड़ पर। तो हल्का हल्का के लिए क्या डिजाइन करना है? कार्बन फाइबर की सिलेंडर। अब वो कार्बन फाइबर के सिलेंडर में वो भी ऑक्सीजन लेके जाता है माउंटेनियर। क्यों? आप समझना। अभी सर ने क्या कहा कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम। अब जब प्रेशर ऊपर में कम रहेगा, जब आप सांस लेंगे प्यारे, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलेगा कि ज्यादा? कम घुलेगा, क्योंकि प्रेशर कम है। आपने देखा ना कि किसी भी गैस को लिक्विड में घोलने के लिए प्रेशर होना चाहिए। अब ऊपर में प्रेशर क्या है? कम। तो आप सांस खूब ले रहे हैं, लेकिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम घुल रहा है, और ऊपर में दिक्कत होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। और सुनो, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको ठीक से दूर तक दिखाई नहीं देगा। वो लास्ट बेंच में कौन है ना, वो भी हमको दिखाई नहीं देगा अगर मेरे शरीर में ऑक्सीजन कम होगा तो। साथ ही साथ आपकी जो हाथों की पकड़ है, जो ग्रिप कहते हैं उसको, वो भी कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, कभी आप लोग खूब हंस रहे हैं क्लास में, हंसते हंसते कलम पकड़कर लिखने का कोशिश किए हैं? देखिएगा पूरे हाथ में गुदगुदी भर जाती है और कलम भी नहीं पकड़ाता है। ऐसा सिचुएशन कभी आपके साथ हुआ है कि बहुत देर से हंस रहे हैं और जब कलम पकड़ने की कोशिश कीजिएगा ना, तो हंसने से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जिस कारण से आपके कलम की ग्रिप कमजोर हो जाती है। सोचिए, कुछ क्षण के लिए आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हुआ तो आप कलम नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहाड़ पर जो पत्थरों को पकड़कर, रस्सियों को पकड़कर जो चढ़ रहा होगा, उसका ग्रिप कमजोर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन लगातार कम हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा? हाथ छूट जाएगा, गिर सकता है, मृत्यु हो सकती है। ये जो सिम्टम्स है ना, ये जो सिम्टम्स माउंटेनियर फेस करते हैं, इसको मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया। आपको दो तरह का प्रॉब्लम बताया गया। जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तब भी प्रॉब्लम है, जब प्रेशर कम रहेगा तब भी प्रॉब्लम है। ज्यादा प्रेशर में कौन सा प्रॉब्लम है? बेंड्स। हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में कौन सा प्रॉब्लम है? एनॉक्सिया। अब एग्जाम में जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको एनॉक्सिया होता है और किसको बेंड्स होता है। इसीलिए याद रखिएगा, एम ए आई ए बी ए एम ए होता है, तो एम ए से याद रखिएगा। आई ए मतलब होता है इंटर ऑफ आर्ट्स, बी ए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, एम ए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ भी एम ए याद रखना है। एम से माउंटेनियर्स, एम से माउंटेनियर्स, और ए से एनॉक्सिया। अब दो तरह का बीमारी आप पढ़े हैं, एक एनॉक्सिया, एक बेंड्स। यहाँ क्लियर हो गया कि एनॉक्सिया किसको होता है? माउंटेनियर्स को। तो बेंड्स किसको होता होगा? स्कूबा डाइवर्स को। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलो एम ए कहीं कोड में लिख लीजिएगा, नोट्स में इसको भी लिखिए और एम ए लिख लीजिएगा, याद रहेगा। पढ़ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब आप स्कोर ही नहीं कर पाइएगा, लिख के नहीं आएगा, तो क्या फायदा पढ़ने का। तो एम ए कहीं शॉर्ट में निमोनिक्स लिख लीजिएगा, कोड। और इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हमारी मुलाकात आपसे, देखिए कल तो गुड फ्राइडे है बेसिकली, बाकी बैचेज हो सकता है कल क्लास ना भी हो सेकेंड हाफ, पर आप लोगों का क्लास कल है। फर्स्ट हाफ कोई इशू नहीं है आप लोग। क्यों? अरे क्या करोगे छुट्टी लेके? घर में रह क्या करोगे? रूम में रह? सबका नहीं, देखिए वो लोग का छुट्टी रामनवमी में, ईद में बहुत कम रहता है स्कूल वालों का। सैंतनीज वगैरह का, उर्सुलाइन वगैरह का छुट्टी नहीं रहता है कभी। एक दिन रहता है होली में छुट्टी, एक दिन, उसी दिन घर जाती है, उसी दिन आती है। वो लोग का प्रॉब्लम को समझिए आप। तो उनका छुट्टी रहना बनता है, मिशनरी स्कूल है, तो फ्राइडे उनको देना जरूरी है। फ्राइडे सैटरडे तो रहता ही है। आप लोगों का कल क्लास रहेगा, कोई इशू नहीं है। क्या कहते हो तुम लोग, बताओ?
घर में रहने से अच्छा है यहाँ रहेंगे, यहाँ के कुछ सीखेंगे। ऐसे भी रूम में बैठ के बोर होते रहेंगे, थोड़ा आएंगे मेरा भी दिल बहल जाएगा है। हाँ हाँ, उसको जमा करो भैया, लाओ लाइए। चौक CHOWK होता है ना। हेलो जी। जी जी कहिए। अच्छा ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है, रसीद भी दे देंगे। रसीद भी दे देंगे फीस का। हाँ ठीक है ना। लाइए बाबू, जमा करिए, दीजिए। अरे छोड़ो ना रोल नंबर, फादर्स नेम है ना, मैं निकाल लूंगा, तुम दे दो बस, इतना कर दिए बहुत बड़ी बात है प्यारे, लाओ। दो दो बाबू, जमा करो यार। अब सुनो, एक दो दिन पहले कल आपको मैसेज आएगा कि फोटोग्राफी आप लोगों का होगा, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए जो इसमें चाहिए होगा। और फॉर्म में भी बहुत सारे लोग फोटो नहीं जमा किए हैं एडमिशन के समय। तो जब आप लोग रिजल्ट अच्छा करते हैं तो बैनर और होर्डिंग में लगाने के लिए हमारे पास फोटो नहीं होता है। आप लोग से फोटो मांगते हैं तो ऐसे मुंह किया हुआ रहता है, ऐसे रहता है सेल्फी, अब उसमें कैसे लगाएंगे हम लोग, तो दिक्कत होता है। अब फोटो मांगते हैं बैनर में लगाने के लिए, तुम्हें बिया वाला फोटो भेज देता है, तो दिक्कत होता है हम लोग को मैनेज करने में। इसीलिए फोटोग्राफी के लिए कैमरा मैन आएगा, फोटो लेगा, उस दिन सभी को यूनिफॉर्म में आएंगे, नहीं तो फिर आपको अपने से फोटो खिंचवा के फिर देना पड़ेगा। लाइए जमा करो यार, चलो तुम लोग लिखते रहो तब 12 बजे तक।